नमस्कार। आज हम इस सीआरएम डैशबोर्ड को करीब से समझने वाले हैं। ये आपके जो कस्टमर डेटा है ना, उसको देखने और कह सकते हैं बेहतर बनाने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। बिल्कुल। स्क्रीन पर अगर आप देखें तो सबसे पहले दो बड़े कार्ड्स दिख रहे हैं। कस्टमर काउंट पहला वाला है मास्टर डेटा से, मतलब आपके सिस्टम में टोटल कितने कस्टमर्स दर्ज हैं। जैसे यहाँ दिख रहा है 43,500। हाँ, ये टोटल एंट्री है आपकी। और जो दूसरा कार्ड है बिलिंग डन वाला, वो दिखाता है कि इन 43,500 में से असल में कितनों का बिल बन चुका है। अच्छा। तो अगर आपने मान लीजिए किसी पुराने सॉफ्टवेयर से डेटा इंपोर्ट किया है, तो ये नंबर अलग-अलग हो सकते हैं। मतलब हो सकता है मास्टर में ज़्यादा हों और बिलिंग में कम। अगर फ्रेश स्टार्ट किया है तो ज़्यादातर सेम ही होंगे ये। ओके। तो ये फर्क जानना जरूरी है कि कितने रजिस्टर्ड हैं और कितने एक्चुअल बायर्स हैं एक तरह से। सही बात है। ठीक है। तो चलिए पहले फोकस करते हैं इस पहले वाले अकाउंट पर, जो मास्टर डेटा वाला है 43,500 कस्टमर्स। हम्म। इसका एनालिसिस देखते हैं, इसमें क्या-क्या डिटेल्स मिल रही हैं। हाँ, तो इसके राइट साइड में देखिए, ये जो 43,500 है ना, हाँ। इनका पूरा ब्रेकडाउन दिया हुआ है। सबसे पहले मोबाइल नंबर्स। कितनों के मोबाइल नंबर आपके पास हैं, कितनों के नहीं हैं, जैसे यहाँ 6 दिखा रहा है जिनके मिसिंग हैं, और कितनों के इनवैलिड हैं, यहाँ 8 दिख रहे हैं। इनवैलिड मतलब? कैसे इनवैलिड? इनवैलिड मतलब हो सकता है वो 10 डिजिट का नंबर ना हो, हाँ। या शायद 1 2 3 जैसे किसी अंक से शुरू हो रहा हो, जो नॉर्मली होता नहीं है। तो हाँ। सिस्टम उसको पहचान लेता है कि ये शायद गलत नंबर है। अच्छा, तो जिनके नंबर नहीं हैं या इनवैलिड हैं, उन तक तो फिर कोई कम्युनिकेशन जैसे ऑफर्स या अपडेट्स भेजना मुश्किल होगा। बिल्कुल मुश्किल होगा। एसएमएस मार्केटिंग या व्हाट्सएप वगैरह नहीं हो पाएगा उन पर। हाँ। और ठीक इसी तरह का एनालिसिस ईमेल आईडीज का भी है। हाँ, दिख रहा है कितनों की ईमेल आईडी दर्ज है, कितनों की नहीं है। यहाँ करीब 6,000 दिखा रहा है, जो काफी बड़ा नंबर है। हाँ, 6,000 मिसिंग है। और फिर कितनों की इनवैलिड हैं, जैसे हो सकता है एट न लगा हो, या .com मिसिंग हो, या स्पेलिंग में कोई गड़बड़ हो। तो ये भी एक तरह से गैप है आपके डेटा में। मतलब अगर ईमेल मार्केटिंग करनी हो, तो इतने सारे कस्टमर्स छूट जाएंगे। एग्जैक्टली फिर आगे बढ़े तो सिटी का एनालिसिस है। कितनों की सिटी भरी हुई है, कितनों की ब्लैंक है। फिर पैन नंबर, कितनों का है, कितनों का नहीं। और पैन के केस में एक और चीज है इनवैलिड। हाँ, यहाँ 87 दिखा रहा है इनवैलिड पैन। हाँ, तो पैन का एक फॉर्मेट होता है ना, 5 अक्षर, फिर 4 अंक, फिर 1 अक्षर। अगर वो फॉर्मेट मैच नहीं करता तो सिस्टम उसे इनवैलिड मार्क कर देता है। ये वेरिफिकेशन में या कहीं और जरूरत पड़ने पर दिक्कत दे सकता है। सही बात है। और बर्थ डेट का भी वैसा ही है, कितनों की है, कितनों की नहीं है। बर्थ डेट नहीं होगी तो बर्थडे विश करना या बर्थडे ऑफर्स भेजना पॉसिबल नहीं होगा। बिल्कुल। ये सब छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, पर कस्टमर एंगेजमेंट के लिए काफी जरूरी हैं। ठीक है, अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ दिख रहा है यूजर वाइज कस्टमर काउंट। हाँ, ये बताता है कि आपकी टीम के किस मेंबर ने, किस यूजर ने कितने कस्टमर्स सिस्टम में ऐड किए हैं। इससे आप मतलब परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन ज्यादा एक्टिव है कस्टमर एडिशन में। अच्छा, और इसके ठीक नीचे सिटी वाइज और एरिया वाइज कस्टमर काउंट है। ये सिटी वाइज में एक पीला हिस्सा दिख रहा है, ये क्या है? हाँ, ये जो पीला बार है, ये उन कस्टमर्स को हाईलाइट कर रहा है जिनकी सिटी फील्ड ब्लैंक है, मतलब सिटी भरी नहीं गई है। जैसे यहाँ ये दिखा रहा है 2326 कस्टमर्स, जो लगभग 5% है टोटल का, जिनकी सिटी नहीं डाली हुई। ओह, तो इस पर क्लिक करके क्या हम सिर्फ इन्हीं कस्टमर्स को देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप इस पीले हिस्से पर क्लिक करेंगे तो नीचे जो कस्टमर लिस्ट है वो फिल्टर हो जाएगी और सिर्फ बिना सिटी वाले कस्टमर्स दिखेंगे। दोबारा क्लिक करेंगे तो फिल्टर हट जाएगा। ये डेटा क्लीनअप के लिए बहुत हैंडी है, आपको पता चल जाता है कहाँ पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ये तो बढ़िया फीचर है। और ऐसा ही एरिया वाइज के लिए भी होगा? हाँ, एरिया वाइज एनालिसिस भी है। ये खासकर तब काम आता है जब एक ही एरिया की स्पेलिंग लोग अलग अलग डाल देते हैं। जैसे कोई शिवाजी नगर लिखता है, कोई शिवाजी एनजीआर, कोई शिवाजी नगर। वो सब यहाँ अलग अलग दिखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कंसिस्टेंसी लानी है। हाँ, ये डुप्लीकेट या मिलती जुलती एंट्रीज पकड़ने में मदद करेगा। सही। फिर नीचे और स्क्रॉल करें तो कल्चर, ओरिजिन, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस जैसी जो डेमोग्राफिक जानकारी है, उसका भी ब्रेकडाउन है कि कितनों की भरी है, कितनों की नहीं। ये आपको कस्टमर सेगमेंटेशन में हेल्प करता है। मतलब आप अलग अलग ग्रुप्स को टारगेट कर सकते हैं अगर ये डेटा आपके पास है। और फिर सबसे आखिर में पूरी कस्टमर लिस्ट है। हाँ जी, ये डिटेल्ड लिस्ट है। इसमें कस्टमर का नाम, मोबाइल, ईमेल, पैन, सिटी, एरिया, स्टेट, ये सब तो है ही। साथ में ये भी है कि ये कस्टमर किसने बनाया, यानी किस यूजर ने, कब बनाया, यानी क्रिएशन डेट,
और लास्ट टाइम कब अपडेट किया गया था, अपडेशन डेट। और स्क्रॉल करके बाकी फील्ड्स जैसे जेंडर, कल्चर वगैरह भी देख सकते हैं। बिल्कुल। तो ये पूरा व्यू है मास्टर डेटा का। तो ये सब देखकर एक बात तो साफ समझ आ रही है कि डेटा एंट्री कितनी सही तरह से हुई है, ये इस डैशबोर्ड से पता चल जाता है। और जैसे आप कह रहे थे, सिटी या एरिया में गड़बड़ होने के चांसेस काफी रहते हैं। हाँ, बहुत कॉमन है ये। जैसे मैंने पुणे का उदाहरण दिया, कोई पुणे सिटी लिख देगा, कोई डैश लगा देगा, कोई कॉमा लगा देगा, या एरिया की स्पेलिंग गलत हो गई। ये सब चीजें होती हैं। और इस तरह का जो मतलब बिखरा हुआ डेटा है, वो एनालिसिस के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर रिपोर्ट बनानी हो पुणे के कस्टमर्स की, तो ये सारे अलग-अलग काउंट होंगे। एग्जैक्टली। आप सही रिपोर्ट निकाल ही नहीं पाएंगे। आपका जो विश्लेषण है वो एक्यूरेट नहीं होगा। तो सटीक एनालिसिस और उससे मिलने वाले जो फायदे हैं, उसके लिए डेटा का साफ और कंसिस्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला कदम यही है कि जो पुरानी गलतियां हो चुकी हैं उनको सुधारा जाए। पर अगर हजारों कस्टमर्स के डेटा में ऐसी गड़बड़ है, तो इनको ठीक कैसे करें? एक-एक एंट्री खोलकर करना तो मतलब बहुत टाइम लेगा। नहीं नहीं, उसका तरीका है। आप क्या कर सकते हैं, पद्मा ईआरपी से हो या जो भी आपका सिस्टम है, कस्टमर मास्टर का डेटा एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लीजिए। अच्छा, एक्सेल में। हाँ, एक्सेल में एक बहुत पावरफुल फीचर होता है, फाइंड एंड रिप्लेस। उसका इस्तेमाल करके आप बल्क में चीज़ें ठीक कर सकते हैं। जैसे आपने पुणे सिटी, पुणे अंडरस्कोर पुणे, इन सबको सर्च किया और एक स्टैंडर्ड पुणे से रिप्लेस कर दिया। हो गया एक क्लिक में। अरे वाह! हाँ, इसी तरह एरिया की स्पेलिंग मिस्टेक्स ठीक कर सकते हैं। ओके, तो एक्सेल में डेटा क्लीन कर लिया, फिर? फिर उस साफ की हुई एक्सेल फाइल को वापस पद्म ईआरपी में इंपोर्ट कर देना है। सिस्टम ऑप्शन देता है कि आप मौजूदा डेटा को अपडेट कर सकें। तो ये बल्क में आपका मास्टर डेटा अपडेट हो जाएगा। ये तो काफी एफिशिएंट तरीका लग रहा है। हाँ है, लेकिन एक काम और जरूरी है इसके साथ। सिर्फ कस्टमर डेटा ठीक करने से बात नहीं बनेगी। आपको सिस्टम के अंदर जो सिटी मास्टर, ये एरिया मास्टर की लिस्ट है ना, उसको भी क्लीन करना होगा। उसमें से भी वो डुप्लीकेट या गलत एंट्रीज जैसे डैश पुणे, डॉट पुणे, वो सब हटानी होंगी। अच्छा, ताकि फ्यूचर में कोई यूजर गलती से वो गलत वाला ऑप्शन सिलेक्ट ही ना कर पाए। बिल्कुल सही। एक बार आपने मास्टर लिस्ट सिटी की, एरिया की क्लीन करके सिस्टम में डाल दी, तो फिर यूजर्स को टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी जिसमें सिर्फ सही और स्टैंडर्ड नाम होंगे। वो बस सिलेक्ट करेंगे। तो इससे आगे चलकर गलतियां होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। हम्म, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। हाँ जी। और एक लेवल और आगे जाना चाहें तो अगर कोई यूजर है जो बार बार गड़बड़ कर रहा है, या आपको लगता है कि सबको नई सिटी या एरिया बनाने की परमिशन नहीं होनी चाहिए, हाँ। तो आप वो परमिशन रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। मतलब यूजर सिर्फ लिस्ट से सिलेक्ट कर पाएगा, नया ऐड नहीं कर पाएगा। एडमिन या सुपरवाइजर ही नया ऐड कर सकेगा। ओ, ये भी पॉसिबल है। तो पूरा कंट्रोल रहेगा डेटा क्वालिटी पर। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये डैशबोर्ड सिर्फ एक तस्वीर नहीं दिखाता कि आपके कितने कस्टमर हैं, बल्कि ये आईना दिखाता है आपकी डेटा की सेहत का, उसकी क्वालिटी का, और ये भी बताता है कि उसे ठीक कैसे करना है। देखिए, साफ और सटीक डेटा ही नींव है। चाहे आपको बेहतर कस्टमर रिलेशनशिप बनानी हो, टारगेटेड मार्केटिंग करनी हो, या कोई भी बिजनेस डिसीजन लेना हो, डेटा सही होगा तो नतीजे सही होंगे। तो सोचने वाली बात यही है कि हमारे मौजूदा डेटा में ऐसी कौन सी छोटी छोटी गलतियां या इनकंसिस्टेंसी छुपी हो सकती हैं, जिनको अगर हम ठीक कर लें तो शायद हमारे बिजनेस को बड़ा फायदा मिल सकता है ना? ओके, तो पिछले डेटा को क्लीन करने के बाद एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये डेटा आगे भी क्लीन रहेगा? मतलब जो टीम मेंबर्स कस्टमर इंफॉर्मेशन एंटर कर रहे हैं, क्या वो सही जा रही है? इसे रेगुलरली चेक करना बहुत जरूरी है ना? हाँ, बिल्कुल। डेटा क्लीनिंग वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। इसे मेंटेन करना पड़ता है। और ये देखना कि यूजर्स सही से काम कर रहे हैं या नहीं, ये बहुत क्रिटिकल है। सही। तो सोचिए, हमें ये देखना है कि पिछले एक साल में, मान लीजिए 2024 में, जो नए कस्टमर्स ऐड हुए हैं उनका डेटा कितना एक्यूरेट है। इसके लिए डैशबोर्ड काफी काम का टूल लगता है। सबसे पहले डैशबोर्ड पर वो टाइम पीरियड सिलेक्ट करना होता है जिसकी एक्यूरेसी जांचनी है। राइट, एग्जैक्टली। आप वो स्पेसिफिक पीरियड चुनते हैं। जैसे ही मान लीजिए हमने 2024 सेलेक्ट किया, तो डैशबोर्ड फौरन दिखाता है कहाँ कहाँ गड़बड़ है। उदाहरण के लिए इस केस में देखिए, 6 मोबाइल नंबर्स गलत हैं, 3 ईमेल आईडीज में इशू है, और 59 पैन नंबर्स इनवैलिड दर्ज हुए हैं। अब देखिए, हो सकता है कि आपके नए सॉफ्टवेयर पद्म ईआरपी, उसमें वैलिडेशंस हों, वो गलत पैन लेने ही ना दे। पर अगर डेटा कहीं पुराने सिस्टम से माइग्रेट होकर आया है,
जहां ऐसे चेक्स नहीं थे। अच्छा, तो इस तरह की गलतियां पकड़ में आ जाती हैं। डैशबोर्ड ये सब हाईलाइट कर देता है। ये तो बढ़िया है, मतलब छुपी हुई गलतियां सामने आ जाती हैं। एग्जैक्टली। और ये डैशबोर्ड सिर्फ गलतियां बताता नहीं, बल्कि ये समझने में भी मदद करता है कि ये गलत एंट्रीज किसकी वजह से हुई हैं। डैशबोर्ड के राइट साइड पर फिल्टर पेन होता है। उसमें फिल्टर ऑन दिस पेज सेक्शन में जाकर मान लीजिए वैलिड पैन नंबर वाला फिल्टर चुनते हैं। ओके, उसमें इनवैलिड सिलेक्ट करके अप्लाई करते ही फटाक से 2024 के वो 59 कस्टमर्स सामने आ जाते हैं जिनका पैन नंबर गलत फीड हुआ है। ये सीआरएम यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम का कमाल है। डेटा को एनालाइज करना कितना आसान हो जाता है। अरे वाह! और यहाँ तो यूजर वाइज ब्रेकडाउन भी दिख रहा है, कमाल है। जैसे साफ पता चल रहा है कि अक्षय ने 18 गलत पैन डाले, प्रीति ने 13 और राहुल ने 11 कस्टमर्स के पैन गलत एंटर किए। हाँ, एकदम क्लियर विजिबिलिटी मिल जाती है। और नीचे पूरी लिस्ट भी है जिसमें दिखता है कि गलती क्या है। किसी में लास्ट लेटर मिसिंग है, कोई नंबर से शुरू हो रहा है। बिल्कुल, स्पेसिफिक एरर दिखता है। जरूरत पड़े तो इसे एक्सेल में एक्सपोर्ट करके टीम के साथ बैठकर डिस्कस भी कर सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, एक्सपोर्ट करके आप फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं या ट्रेनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। और फिल्टर हटाना भी सिंपल है, क्लियर फिल्टर और अप्लाई, डेटा वापस नॉर्मल व्यू में आ जाता है। करेक्ट, बहुत यूजर फ्रेंडली है। और ये सिर्फ पैन तक ही सीमित नहीं है। आप सोचिए सिटी या एरिया जैसी फेल्स, इनमें कितनी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। कभी स्पेलिंग एरर्स, कभी डैश या डॉट का गलत इस्तेमाल। हाँ हाँ, होता है। कोई बारामती लिखता है, कोई बारामती जंक्शन। एग्जैक्टली तो वो सभी पकड़ में आता है। उदाहरण के लिए, अगर हम बारामती की एक गलत स्पेलिंग सेलेक्ट करते हैं फिल्टर में, तो डैशबोर्ड दिखा सकता है कि शायद विनोद नाम के यूजर ने अकेले 1700 कस्टमर्स के लिए ये गलत एंट्री की है। 1700? बाप रे! मतलब एक ही यूजर की वजह से इतनी इनकंसिस्टेंसी। हाँ, ऐसा हो सकता है। इससे ये समझना कितना आसान हो जाता है कि कौन सा यूजर किस तरह के डेटा जैसे एरिया, सिटी, जेंडर, ईमेल, पैन को एंटर करने में चूक कर रहा है। ये सिर्फ गलती पकड़ना नहीं है, ये प्रोसेस इंप्रूवमेंट का स्टार्ट पॉइंट है। आपको पता चलता है कहाँ फोकस करना है। सही कहा, क्योंकि एक्यूरेट कस्टमर डेटा आखिर बिजनेस के लिए फ्यूल जैसा है। बिल्कुल। अच्छा, एक और बात, जब हम कस्टमर क्रिएट करते हैं तो सीआरएम में कितनी सारी फील्ड्स होती हैं। नेम, एड्रेस, एरिया, सिटी, मोबाइल, ईमेल, पैन, फिर बर्थ डेट, एनिवर्सरी, जेंडर, ऑक्यूपेशन, कल्चर, मतलब बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन मांगते हैं। इतना डेटा इकट्ठा करने का असल फायदा क्या है? क्या ये मेहनत वर्थवाइल है? अरे फायदे बहुत स्ट्रैटेजिक हैं, खासकर आप जैसे ज्वेलरी बिजनेस में। ये मेहनत बिल्कुल वर्थवाइल है। देखिए, मोबाइल नंबर है, इससे आप सीधा कम्युनिकेशन कर सकते हैं, प्रमोशंस भेज सकते हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम्स चला सकते हैं। हाँ, वो तो है, डायरेक्ट रीच मिलती है। फिर सिटी डेटा, इससे आप सिटी स्पेसिफिक ऑफर्स डिजाइन कर सकते हैं, मार्केटिंग कैंपेन्स को बेहतर टारगेट कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप नया स्टोर खोलने का सोच रहे हैं, तो ये डेटा इंसाइट्स दे सकता है कि कहाँ पोटेंशियल है। अच्छा, स्टोर एक्सपेंशन में भी मदद, इंटरेस्टिंग। हाँ जी। फिर जेंडर इन्फॉर्मेशन से मेल फीमेल प्रेफरेंसेस के हिसाब से आप पर्सनलाइज्ड ज्वेलरी रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, किसको क्या पसंद आ सकता है। ओके, टारगेटेड मार्केटिंग। एग्जैक्टली। और डेट ऑफ बर्थ, एनिवर्सरी, तो जैसे सोने पे सुहागा है, आप बर्थडे विशेस भेज सकते हैं, एनिवर्सरी डिस्काउंट्स दे सकते हैं, स्पेशल ऑफर्स डिजाइन कर सकते हैं, गिफ्टिंग रिमाइंडर्स भेज सकते हैं उनके स्पाउस को। हाँ, ये पर्सनल टच कस्टमर रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल। फिर ऑक्यूपेशन से कस्टमर के लाइफस्टाइल और अंदाजन परचेस पावर का अंदाजा लगता है, इससे सेगमेंटेशन और बेहतर होता है। और कल्चर रिलीजन डेटा से फेस्टिवल्स और ट्रेडिशनल बाइंग ओकेजन्स पे रेलेवेंट ऑफर्स दे सकते हैं, जैसे दिवाली पे क्या चलेगा, ईद पे क्या, क्रिसमस पे क्या। ईमेल आईडी से ईमेल मार्केटिंग और सोशल मीडिया कैंपेन चला सकते हैं। सही है, बाइंग पैटर्न समझने में मदद मिलती है। तो ये सारा डेटा बिजनेस को स्मार्ट बनाता है, डिसीजंस डेटा ड्रिवन होते हैं, गेसवर्क कम होता है। ये फायदे तो काफी कन्विंसिंग है। मतलब डेटा कलेक्शन पर फोकस करना जरूरी है, लेकिन ये डेटा कलेक्ट करना, खासकर रिटेल काउंटर पर जब भीड़ होती है, आसान नहीं होता होगा। चैलेंजेस तो आते होंगे। हाँ, चैलेंजेस तो है, इसमें कोई शक नहीं, पर सॉल्यूशंस भी मौजूद हैं। पहला बड़ा चैलेंज है कस्टमर हेजिटेशन। लोग अपनी पर्सनल डिटेल्स जैसे बर्थडे या एनिवर्सरी देने में हिचकते हैं, प्राइवेसी को लेकर कंसर्न होता है। हाँ, ये तो होता है। लोग पूछते हैं क्यों चाहिए ये सब।
इसका सोल्यूशन है उन्हें ट्रांसपेरेंसी से बताएं कि डेटा क्यों चाहिए और उन्हें क्या बेनिफिट मिलेगा, जैसे पर्सनलाइज्ड ऑफर्स, डिस्काउंट्स। आपकी प्राइवेसी पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए और आप छोटे इंसेंटिव्स दे सकते हैं, जैसे डेटा देने पर डिस्काउंट कूपन, लॉयल्टी पॉइंट्स, छोटा सा गिफ्ट या लकी ड्रॉ में एंट्री। इंसेंटिव्स काम कर सकते हैं। और हाँ, स्टाफ का पोलाइट और कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है, वो ट्रस्ट बिल्ड कर सकें। राइट। दूसरा चैलेंज क्या है? दूसरा है अनट्रेन्ड अनमोटिवेटेड स्टाफ। अगर स्टाफ को पता ही नहीं है कि डेटा क्यों इम्पोर्टेंट है या उन्हें कलेक्ट करना नहीं आता, तो वो या तो पूछेंगे नहीं या गलत एंटर करेंगे। जैसे वो विनोद वाला केस था, 1700 गलत एंट्रीज। बिल्कुल। सोल्यूशन क्या है? रेगुलर ट्रेनिंग दें कि डेटा क्वालिटी क्यों इम्पोर्टेंट है बिजनेस के लिए। उन्हें सिंपल स्क्रिप्ट्स दें कि कस्टमर से कैसे पूछना है। डेटा कलेक्शन को उनके केपीआई यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का हिस्सा बनाएं और अच्छे परफॉर्मेंस पर, मतलब क्लीन और कंप्लीट डेटा कलेक्शन पर रिवॉर्ड करें। मोटिवेशन बना रहता है। गुड पॉइंट। ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन। तीसरा है स्टैंडर्ड प्रोसेस की कमी। मतलब कोई स्टैंडर्ड तरीका ही नहीं है डेटा कैप्चर करने का, हर कोई अपने हिसाब से कर रहा है। हाँ, इससे इनकंसिस्टेंसी आती है। एग्जैक्टली। सॉल्यूशन है स्टैंडर्डाइज्ड डिजिटल फॉर्म्स यूज करें, चाहे टैबलेट पर या कंप्यूटर पर। इससे स्पेलिंग्स, फॉर्मेट्स कंसिस्टेंट रहते हैं। डेटा क्वालिटी का रेगुलर ऑडिट करें, जैसे हम इस डैशबोर्ड पर देख रहे हैं। और टीम मीटिंग्स में बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करें, बताएं कि क्या अच्छा काम कर रहा है। ओके। स्टैंडर्डाइजेशन और रेगुलर रिव्यू। और चौथा चैलेंज? चौथा है बिजी पीरियड्स में टाइम की कमी। त्योहारों के टाइम या वीकेंड पर काउंटर पर बहुत रश होता है। उस समय स्टाफ के पास डिटेल में डेटा पूछने का टाइम नहीं होता। हाँ, ये तो सबसे बड़ा प्रैक्टिकल इशू है। तब क्या करें? इसके कई सॉल्यूशंस ट्राई किए जा सकते हैं। वॉइस इनपुट टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं डेटा एंट्री स्पीड अप करने के लिए। परचेज के समय मिनिमम जरूरी डेटा लें, जैसे नाम और मोबाइल नंबर। बाकी डिटेल्स के लिए प्रिंटेड फॉर्म दे दें कि वो बाद में भर कर दे दें, या आप फॉलो अप कर लें। फॉलो अप कैसे? बाद में कॉल करके या व्हाट्सएप एसएमएस पर लिंक भेजकर गूगल फॉर्म भरवा सकते हैं मिसिंग डिटेल्स के लिए। या फिर जब कस्टमर किसी स्कीम में रजिस्टर करे या लॉयल्टी प्रोग्राम साइन अप करे, तब उनसे कंप्लीट डेटा ले लें। उस समय वो ज्यादा विलिंग होते हैं डिटेल्स देने के लिए। ये सारे तरीके प्रैक्टिकल लगते हैं। मतलब बिजी टाइम में भी डेटा कैप्चर करने के रास्ते हैं। जी हाँ, कई ज्वेलर्स इन्हें अपनाकर डेटा क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं, तो इन्हें ट्राई करना बनता है। एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है कि आपके सेटअप में क्या बेस्ट काम करता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये डैशबोर्ड सिर्फ गलतियां ढूंढने का टूल नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक एसेट है। इसे रेगुलरली यूज करके डेटा क्वालिटी मेंटेन करना और कस्टमर इंफॉर्मेशन को स्ट्रेटेजिकली यूज करना बिजनेस ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। एकदम सही कहा। ये प्रोएक्टिव अप्रोच है डेटा मैनेजमेंट की। और आखिर में एक सोचने वाली बात, सिर्फ गलतियों को ठीक करने से एक कदम आगे जाकर, क्या हम ये पैटर्न समझ सकते हैं कि क्यों कुछ यूजर्स, जैसे हमने देखा अक्षय या प्रीति, खास तरह की गलतियां बार बार करते हैं? क्या वो पैन में ही गलती करते हैं या सिटी में भी? मतलब रूट कॉज एनालिसिस जैसा। हाँ, क्या ये एनालिसिस हमें स्टाफ ट्रेनिंग को और बेहतर बनाने में या डेटा एंट्री प्रोसेस को ही फंडामेंटली इंप्रूव करने में मदद कर सकता है? शायद किसी स्टेप में कंफ्यूजन है या टूल यूज करने में दिक्कत है। ये गहरा सवाल है। सिर्फ सुधारना नहीं, बल्कि ये समझना कि गलती क्यों हो रही है ताकि वो दोबारा ना हो। Exactly. That's the next level of using this data.